सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कि कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारे इस शो में। शुरुआत कर्ज की एक खबर के साथ करेंगे। कर्ज लेने वालों के लिए अच्छी खबर। जी हां, कोई भी हिडन चार्जेस अब आपसे कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं ले पाएगा। आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। क्या नए नियम आए हैं, ये समझेंगे। कितनी राहत लेकर आएगा मॉनसून। आईएमडी का, भारत के मौसम विभाग का पहला आधिकारिक अनुमान आ गया है। अनुमान यह है कि बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, क्या अनुमान आया है, कितनी राहत लेकर आएगा ये मॉनसून का अनुमान, ये सब कुछ समझेंगे मॉनसून के विश्लेषण में। यूरोप के स्टैंडर्ड से चलेंगी भारत में गाड़ियां। जी हां, भारत में गाड़ियां चलाने के लिए यूरोप के स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे। क्या कुछ बदलेगा, क्या स्टैंडर्ड आएंगे, ये समझेंगे। जम के एफडी करा रहे सीनियर सिटीजन। जी हां, भारत के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैंकों में जम के एफडी करा रहे हैं। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बैंकों को लिक्विडिटी चाहिए, सीनियर सिटीजन को बिना जोखिम के अच्छा रिटर्न चाहिए। दोनों को मिल रहा था, इसीलिए ये आंकड़ा आया सामने कि एफडी जमकर करा रहे हैं। क्या कुछ आंकड़े, ये समझेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरें। बड़ी खबरें एक कच्चे तेल पर, एक रुपए पर है। कच्चे तेल में उबाल का खतरा। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल ही रहा है उसकी रोशनी में, उन हवाओं में, उन सुर्खियों में ये पता चला है, ये अनुमान आया है कि कच्चा तेल $100 तक का स्तर छू सकता है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, भारत में कंपनियों का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, दुनिया भर में क्या होगा, ये सब कुछ जानेंगे। और किस तूफान में फंस गया भारत का रुपया। हर अगला स्तर निचला स्तर है, ऐतिहासिक निचला स्तर है। 83.50 के स्तर को पार कर गया, यानी कि $1 की कीमत अब ₹83.50 के ऊपर निकल गई है। किस तूफान में रुपया फंस गया, आगे क्या परिदृश्य बनता दिख रहा है रुपए का, ये सब कुछ समझेंगे दिन की एक दूसरी बड़ी खबर में। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले आपके लिए एक बहुत जरूरी सूचना, जो इस पूरे मनी सेंट्रल से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं, सिप कराते हैं, या आपने लमसम निवेश कर रखा है, तो आपके लिए ये सूचना सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है। सूचना ये है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी के नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नियम ये हैं कि अगर आपने केवाईसी पहले किसी यूटिलिटी बिल से कराई हो, या आपने केवाईसी कोई यूटिलिटी बिल देकर कराई हो, या आपने केवाईसी किसी बैंक स्टेटमेंट से कराई हो, तो आपको नए सिरे से केवाईसी करानी होगी। हाँ, अगर आपने केवाईसी पिछली बार आधार कार्ड, वोटर आईडी से कराई थी, तो आपको नई केवाईसी नहीं करानी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवाईसी के समय बैंक स्टेटमेंट से या किसी यूटिलिटी बिल, जैसे इंटरनेट का बिल है, मोबाइल का बिल है, ऐसे किसी बिल से अपनी केवाईसी करा दी थी। केवाईसी तो हो गई थी उस समय, लेकिन अब वो केवाईसी मान्य नहीं है। और अगर आपने नई केवाईसी नहीं कराई तो क्या होगा, हो सकता है आपकी अगली सिप ना कटे। हो सकता है जब आप पैसा निकालने जाएं, रिडम्पशन कराने जाएं, तो पैसा ना निकले। हो सकता है कि आपको कोई ट्रांजैक्शन करने से रोक दिया जाए। सर, क्यों ज़रूरत है इसकी और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? शुभम, में केवाईसी का दुख दूर ही नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो, भारत का पूरा पहचान सिस्टम, जिसके इतने दावे और किए जाते हैं कि भारत का केवाईसी सिस्टम और डेटा सिस्टम इतना मैच्योर्ड है, उसमें केवाईसी के नियम कभी सेटल ही नहीं हो पाते, बदलते जाते हैं। अब लोगों के मेल बॉक्स में और उनके मैसेजेस में लगातार मेल ऐसे गिर रहे हैं कि आपका केवाईसी इनवैलिड हो गया है म्यूचुअल फंड में, आप उसे ठीक कराइए, उसे दोबारा कराइए। कितनी बार एक केवाईसी का सिस्टम बदला जाएगा? और एक पूरा सिस्टम पिछले कई सालों से अब एक जगह स्थिर नहीं हो पाया है कि लोगों को एक बार पता चल जाए कि उन्हें किस चीज से केवाईसी कराना। अब ये नई व्यवस्था आ गई जिसमें ओवीडी, नॉन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की एक सूची आ गई, जिसमें यूटिलिटी बिल शामिल नहीं होंगे, जिसमें आपके बाकी कुछ और चीजें, लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह शामिल नहीं होंगे। अब इसके बाद लोगों को फिर नए सिरे से केवाईसी की व्यवस्था करानी होगी। बहुत सारे लोगों को इस मामले में आधी अधूरी जानकारियां हैं। केवाईसी कराना हिंदी और लैंग्वेज के जो भाषाई लोग हैं उनके लिए वैसे भी मुश्किल है। अनोखी शर्तें हैं, ये भी अभी तक इस पर खुलकर चर्चा नहीं होती, ना रेगुलेटर जवाब देते। ईमेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? जब आपने आधार और बाकी डॉक्यूमेंट ले लिए हैं तो उनके आधार पर भी किया जा सकता है। अब जो अभी मौजूदा परिस्थिति उसमें आधार ऑनलाइन और फिजिकल वेरीफाइड है।
लेकिन जो डीम्ड ओवीडी है बैंक स्टेटमेंट और यूवीडी उन्हें फिर होल्ड पर डाल दिया गया है। अब होल्ड खत्म नहीं किया गया, होल्ड पर डाल दिया गया, आगे हो सकता है वापस उनको लाया जा सके। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बुरी तरह परेशान है। इस केवाईसी के नए नियमों के बाद मेरी बात कई म्यूचुअल फंड के प्रमुख लोगों से हो रही थी। उनका कहना है कि कहीं से भी रेगुलेटर इस मामले का समाधान देते नहीं देख रहे हैं। तो आपको फिर अपनी केवाईसी ठीक करानी पड़ेगी, अपने आप को फिर वैलिडेट कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। गलती मत करिए, चूकिए मत, क्योंकि सिप रुक जाएगी, पैसा जाना रुक जाएगा। अगर आपको विड्रॉल करना चाहते हैं तो फंस जाएगा। फिलहाल अभी केवाईसी की व्यवस्था इतने समय के बाद भी भारत में स्थिर और स्थायी नहीं हो पाई है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कर्ज की पूरी अवधि के दौरान बताए गए शुल्क के अलावा अब बैंक ग्राहकों से कोई और फीस नहीं ले सकेंगे। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। साथ ही आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों से लोन पर वसूली जाने वाली फीस, शुल्क और अधिभार का 1 अक्टूबर 2024 तक पूरा ब्यौरा मांगा है। 1 अक्टूबर 2024 या इसके बाद जारी सभी नए रिटेल और एमएसएमई लोन, जिनके मौजूदा ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन भी शामिल होंगे, जिनमें पर की फैक्ट स्टेटमेंट यानी केएफएस का पालन करना होगा। केएफएस में एनुअल परसेंटेज रेट यानी एपीआर भी शामिल होगी। सर, आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? आरबीआई पिछले 2-3 महीनों से लगातार जो बैंकों की तरफ से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तमाम पीनल चार्ज लगाए जाते थे, जिनकी जानकारी नहीं मिलती थी, उसे लेकर अपने नियम जारी कर रहा है और सख्ती कर रहा है। आपको याद होगा जनवरी में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें पीनल चार्जेस पर एक कैपिंग कर दी गई थी, अपर लिमिट लगा दी गई थी कि किसी तरीके से अगर समय पर ब्याज का भुगतान नहीं होता, समय पर किस्त का भुगतान नहीं होता, तो जो दंडात्मक शुल्क लगाए जाते हैं, जो पीनल चार्ज लगाए जाते हैं, उन्हें कैसे लगाया जाए, अधिकतम उनकी क्या सीमा हो और उन्हें लगाने का तरीका क्या हो। ये उसके बाद का अगला चरण है, जिसमें अब आपको बैंक को अपफ्रंट सारी सूचनाएं देनी पड़ेंगी जब आप लोन लेने जा रहे हैं या कोई भी ट्रांजैक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। अब आपकी भी और हमारी भी ये जिम्मेदारी है। भारत में बैंकिंग लिटरेसी बड़ी चुनौती है। बैंक जाने वाले अधिकतर लोग बैंकिंग व्यवस्था से, फार्मों से और वहाँ जो इतनी भी औपचारिकताएं होती हैं उनसे राबिता नहीं रखते हैं, उन्हें जानकारी नहीं। आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि जब बैंक जाएं तो सैकड़ों सवाल पूछें, अपने बारे में जानकारी उपलब्ध करें, जाने कि जो आप लोन लेने जा रहे हैं उसमें कितने तरीके के पीनल चार्ज लगते हैं, और बैंक के लिए अभी अपफ्रंट बताना ज़रूरी होगा। इस साल मानसून सीजन में बरसात को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अपना पहला अनुमान जारी कर दिया है। अनुमान के मुताबिक जून से सितंबर के दौरान अधिकतर संभावना सामान्य से ज़्यादा बरसात की है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 30% संभावना ऐसी है जब सामान्य से अधिक बरसात होगी और 31% संभावना यह है कि सामान्य बरसात होगी, यानी 61% संभावना ज़्यादा बरसात की ही है। हर साल मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान देश भर में औसतन 87 सेंटीमीटर बरसात होती है, तो उसे सामान्य बारिश माना जाता है। सर, ये कितनी राहत की बात है, क्योंकि एक तरफ हम गर्मी के अनुमान देख रहे हैं और उसमें यह आया कि मानसून या तो समान होगा या उससे बेहतर होगा। ये दूसरा अनुमान है। एक अनुमान के बारे में आपको बता चुके हैं, स्काईमेट का पहले अनुमान आया था जिसने अच्छी खबर दी थी कि भारत का मानसून इस बार सामान्य रहेगा, क्योंकि एल निनो का असर खत्म हो रहा है और ला निना का असर आना शुरू होगा। आईएमडी का जो फोरकास्ट है, भारतीय मौसम विभाग का फोरकास्ट है, पूर्वानुमान है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। 2016 के बाद पहली बार आईएमडी ने एबव नॉर्मल यानी नॉर्मल से अधिक, सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है, पूर्वानुमान दिया। 2016 में 106 मिलीमीटर का अनुमान था, उसके बाद वापस लौटकर 2024 में 106 मिलीमीटर का अनुमान आया। इसके दौरान 2017 से लेकर 2023 तक औसतन 96, 97, 90 के रेंज में ही अनुमान आते रहे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो एबव नॉर्मल मानसून है इसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इतना विस्तार से नहीं बताया, लेकिन स्काईमेट ने बताया था कि भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य मानसून के बावजूद कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होगी, ऐसा आसार लग रहे हैं। अब देखना है कि मानसून की सिट इन कैसे होती है, जिस पर निगाह रहेगी। तो इस पूर्वानुमान के बाद जब मानसून की आमद शुरू होगी और मानसून केरल से दस्तक देगा, तो जो पहला अनुमान आएगा उससे हमें स्थिति और बेहतर ढंग से स्पष्ट होगी। पर यह मानसून सामान्य रहना और मानसून का वितरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अधिकतर जलाशयों में पानी नहीं है, गहरा जल संकट है मध्य भारत में भी, उत्तर भारत में भी, और अगर इस मानसून में थोड़ी बहुत भी हेरफेर या चूक हुई तो फिर बड़ी समस्या खेती के लिए दिखाई देगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बिक रहे प्रोडक्ट पर सरकार की सख्ती के बाद इन प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार ने सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से हेल्थ ड्रिंक के लेवल को हटा दें। इस लेवल के तहत हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा जैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद इन प्रोडक्ट की बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है। दूसरी तरफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स पर हुए एक सर्वे में पता चला कि 70% प्रोडक्ट की जानकारी झूठी है।
और उसके आधार पर ही वो बेचे जा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इतने खराब हैं कि वो जहरीले की कैटेगरी में भी आते हैं। सर, इतने लंबे समय बाद, सालों से ये बॉर्नविटा हॉर्लिक्स बूस्ट बिक रहे हैं, ये कमजोरी किसकी है कि इतने समय बाद पता चला ये हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है? भारत के फूड रेगुलेटर की। भारत का फूड रेगुलेटर 20-25 साल 30 साल में सबसे पॉपुलर ब्रांड्स को ये टेस्ट करके नहीं बता पाया कि हेल्थ ड्रिंक है भी कि नहीं है, इनमें कितनी शुगर की मात्रा है, और प्योर शुगर लोडेड प्रोडक्ट हैं जिन्हें वर्षों से, पीढ़ियों से, मतलब कई जनरेशन ने बॉर्नविटा और इस तरीके के उत्पादों को इस तरह से इस्तेमाल किया जिससे पीने के बाद उनकी सेहत बेहतर होगी, उन्हें विटामिन मिलेंगे और उन्हें मिनरल्स मिलेंगे। अब जाकर ये स्थिति आई जब स्वतंत्र लोगों ने इस पर जांच पड़ताल की और सवाल उठाए, तब भारत के रेगुलेटर्स की आंखें कान नाक खुले कि इनकी जांच की जानी चाहिए। और यही स्थिति प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर भी हुई। प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर भी अलग से जांच होकर आई। तो अब यह कहा गया है कि इनका क्लासिफिकेशन बदला जाए, कोई दूसरा क्लासिफिकेशन भी उपलब्ध नहीं, और ये कहा गया है कि इन्हें अब फूड और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत इन्हें फूड स्पेशल पर्पस, फंक्शनल फूड, नॉवेल फूड, इस तरीके के नामों से रखा जाए, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट मानना इन्हें गलत है। भारत में अब गाड़ियों में ईंधन को लेकर यूरोपियन स्टैंडर्ड लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। जलवायु को लेकर तय लक्ष्य हासिल करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए गाड़ियों के माइलेज मापदंडों को अलग चरण में पेश किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिलकर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी के तीसरे चरण यानी कैफे 3 की तैयारी कर रही है। इन्हें कारों के लिए यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने की तैयारी है। सर, ये स्टैंडर्ड में क्या कुछ बदल जाएगा? नई गाड़ियां आ गई हैं और उसके साथ अब फ्यूल इकोनॉमी के नए नियम बनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में प्रदूषण से जुड़े नियम तो हैं भारत स्टैंडर्ड के BS के, पर फ्यूल इकोनॉमी कैसे तय की जाए किसी वाहन की, खासतौर से CNG व्हीकल की और जो नए इंजन के व्हीकल हैं, इसके लिए कैफे 3 नाम्स आ रहे हैं। कैफे 2 नाम्स भारत का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने तैयार किए थे, और नए नाम्स को 2027 से लागू किया जाना है। तो इनकी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा संकेत है कि भारत सरकार इस बार कारों की जो दक्षता है, ईंधन दक्षता है, उसे मापने के लिए यूरोप के नियमों का इस्तेमाल कर सकती है। और इसके साथ ही जब भी कभी कारों की ईंधन दक्षता के नियम तय किए जाते हैं शुभम, तो फिर कारों के इंजन के प्रकार उनकी तकनीक के नियम तय होते हैं, कारों के वजन के नियम तय होते हैं, भार के नियम तय होते हैं कि उनका वेट कितना होना चाहिए और कौन सी कार, किस वजन की कार कितनी ईंधन की दक्षता दिखाएगी। इसके अलावा उनसे निकलने वाले उत्सर्जन के नियम भी शामिल होते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 साल के भीतर भारत में कारों से संबंधित रेगुलेशन में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। एक बदलाव हमने कोविड से पहले देखा था, जब भारत स्टेज 3 और पॉल्यूशन से जुड़े हुए, प्रदूषण से जुड़े हुए नियम बदले गए थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय CGHS सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ 5 साल तक का एक समझौता किया है। इसके तहत रेगुलर इवैल्यूएशन और क्वालिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए लड़खड़ाती सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। सर, क्या बदलाव होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बात पर सख्ती की थी कि जो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं, इनकी सेवाएं बेहद ख़राब हैं, ढांचा चरमरा रहा है और इन्हें ठीक करना ज़रूरी है। हालांकि सेवाएं देश भर में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन्हें और उनके परिवारों को मौजूदा कार्यकाल के दौरान रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। तो CGHS का एक नया स्वरूप, एक नई प्रक्रिया सामने आने की संभावना है। संकेत ये है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो नेशनल हेल्थ एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है, उनके साथ मिलकर CGHS अस्पतालों की CGHS डिस्पेंसरी के तौर तरीके बदले जाएंगे और उनमें नए नियम, नई व्यवस्थाएं और मानक लागू किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से की गई FD से ब्याज जो आया, उस पर सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला, क्योंकि FD से मिलने वाला ब्याज एक लिमिट के बाद टैक्सेबल होता है। तो उससे सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। SBI के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक FD पर ज़्यादा ब्याज दर होने की वजह से वरिष्ठ नागरिकों के बीच ये जमा योजना काफ़ी लोकप्रिय हुई। वित्त वर्ष 23-24 में FD अकाउंट्स की कुल संख्या 81% बढ़कर 7.4 करोड़ हो गई। सर, और क्या पता चला इस रिपोर्ट? करीब 7.3 करोड़ अकाउंट बैंकों के पास SBI के रिसर्च से पता चले। 15 लाख रुपए के आसपास का
का औसत जमा इनमें पाया गया। और अब भारत के बचत बाजार में देखिए आयु का फर्क स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारत के सीनियर सिटीजन्स जिनके पास शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की समझ या जानकारी नहीं है, वे बैंकों में इस बढ़ी हुई ब्याज दरों का और एफडी का फायदा उठा रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं। बैंकों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि बैंकों को सामान्य रूप से डिपॉजिट्स तेजी से गिरे हैं, लेकिन केवल यही एक सेगमेंट है टाइम डिपॉजिट्स का जहां थोड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स के ने अलग अलग स्कीमों में पैसे लगाए हैं और ठीक ठाक उन्हें ब्याज दरों में फ़ायदा भी हुआ है। तो जो टाइम डिपॉजिट का पूरा सिस्टम है बैंकों का, अब वो पूरी तरह भारत के बुजुर्गों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि इसके अलावा लोग बैंकों से बचते बाहर निकाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड और बाकी जगह पैसा लगा रहे हैं। पर इसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जानना ज़रूरी है कि देखिए भारत में बचतों पर टैक्स की स्थिति क्या है। 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार ने बचतों पर ब्याज से वसूला है। और जो हम बार बार कहते हैं अलग अलग चर्चाओं में कि भारत में बचत से लेकर खपत तक टैक्सेशन का इतना बड़ा तंत्र है कि वो टैक्स कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सीनियर सिटीजन्स के जमा पर भी 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स सरकार को मिला है इंश्योरेंस बैंक के इंटरेस्ट को लेकर। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। सरकारी बैंकों की तरह अब निजी बैंकों को भी किसी ऐसी कंपनी को कर्ज मंजूर करने से पहले सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी CEIB का क्लियरेंस लेना होगा, जिस कंपनी को पहले दिया हुआ कर्ज या तो NPA हो चुका है या कंपनी के खिलाफ ED या CBI की जांच चल रही है। CEIB ने वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने को कहा है। सरकारी बैंकों पर ये नियम पहले से लागू है। सर, ऐसा करने की तैयारी क्यों हो रही है? बैंकिंग क्षेत्र में फ्रॉड और NPA और तरह तरीके की फ्रॉड करने वाली कंपनियां दोबारा कर्ज ले रही हैं और अब ये मामला थोड़ा पानी गले तक आ गया है और इसमें अब सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंकों का भी इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर पर सरकारी बैंक जो सरकार का सेंट्रल इंटेलिजेंस विंग है, जिसके पास जाकर क्लियरेंस लेते हैं, जिसको CEIB कहा जाता है। जो ताज़ी खबरें हैं वो बता रही हैं कि 2023 में कैसे करीब 6,000 ऐसे प्रकरण थे जिनमें सरकारी बैंकों ने जाकर इस संस्था और एजेंसी से मंजूरी ली और उसके बाद फिर उन्होंने ऊंची राशि के या बड़ी राशि के लोन मंजूर किए। ये प्रक्रिया ज़्यादा गंभीर हो रही है और इसलिए प्राइवेट बैंक्स को भी इस दायरे में लाया जा रहा है। यानी परोक्ष रूप से प्राइवेट बैंक्स भी हाई वैल्यू लोन देने के लिए पहले सरकार की इस एजेंसी से मंजूरी लेंगे। यानी ये एजेंसी उस कर्ज लेने वाले के वेयरअबाउट्स, उसकी व्यवस्था, उसके कामकाज का तरीका, उसके खिलाफ पुराने मामले, एक किस्म की जांच करेगी, NOC देगी, उसके बाद इन्हें कर्ज दिया जा सकेगा। ईरान इजराइल के तनाव बढ़ने की वजह से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। भारतीय शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। सेंसेक्स जो प्रमुख सूचकांक है वो करीब 500 अंक आज भी टूट गया। एक समय उससे ज़्यादा की गिरावट आई, हालांकि निचले स्तर से कुछ रिकवरी दिखी, लेकिन निफ्टी में करीब 140 अंकों की और सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट आज तीसरे दिन भी दिखी। गोल्ड का भाव फिर से $2400 के ऊपर निकल गया। कच्चा तेल भी तेज है। ब्रेंट क्रूड पे भाव हालांकि अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो $90 के नीचे आ गया है, लेकिन दिन में $91 के करीब भी देखा गया। कमोडिटीज़ में तेजी के साथ अमेरिका डॉलर भी मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर पहुंच गया। ये डॉलर इंडेक्स का 5 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। डॉलर की तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में दबाव है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक आ गया है। मंगलवार को सुबह रुपए ने 83.53 का निचला स्तर छुआ। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। $1 की कीमत ₹83.53 तक पहुंच गई है। दो मुख्य चीज़ें सर, एक कच्चा तेल और एक रुपया। ठीक है, गोल्ड $2400 के ऊपर पहले भी गया था, हमने चर्चा की थी, और शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव दिख रहा है। यूरोप के मार्केट में भी गिरावट है, एशिया में भी गिरावट है, भारत में भी गिरावट है। लेकिन कच्चे तेल को लेकर अब नज़रिया बाजार का कैसे बदल रहा है? क्रूड को लेकर जो आंकड़े मिल रहे हैं, हालांकि आज थोड़ा हमने हाई लेवल से थोड़ी गिरावट देखी, लेकिन जो आंकड़े बाजार से मिल रहे हैं उस हिसाब से ट्रेडर्स ने जो कारोबारी हैं उन्होंने बहुत तेजी से $100 की बेट्स लगानी शुरू कर दी हैं। और उसकी वजह यह है कि इजराइल में वार कैबिनेट की मीटिंग हुई है। पूरी दुनिया एक किस्म से एज पर है कि इजराइल रिटेलिएट कैसे करेगा इस पूरे हमले का जो ईरान की तरफ से हुआ था। वार का एक्सकेलेशन होगा या ये लिमिटेड किस्म के हमले ईरान के अलग अलग सहयोगी संगठनों पर किए जाएंगे, किस स्थिति में जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए बाजार में $100 पर बैरल के सौदे होने
होने लगे हैं, खुलकर होने लगे हैं और उनका असर बाजार पर दिख रहा है। कच्चे तेल की ये तेजी लगभग तय सी लग रही है, क्योंकि युद्ध यहीं तो रुकने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटेलिएशन होगा। और कच्चे तेल की तेजी को मदद देने के लिए, चूंकि बाजार में आपूर्तियां भी कम हैं, सीमित हैं, ओपेक ने पिछले दिनों से उत्पादन में कटौती कर रखी है, तो ये अब खौलने की तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $90-95 तक, $100 तक जा सकती हैं, ऐसा बाजार संकेत दे रहा है। सर, अगर $100 तक कीमतें जा सकती हैं, बाजार ऐसा संकेत दिख रहा है, तो भारत में क्या असर होगा? तेल कंपनियां क्या करेंगी? अभी तो चुनाव का सीजन चल रहा है, क्या दाम बढ़ाएंगी, नहीं बढ़ाएंगी, तो कितनी स्थिति में है वो? ये दाम बढ़ने की तो कोई गुंजाइश चुनाव के दौरान है ही नहीं, बल्कि सरकार ने भी थोड़ी बहुत रियायतें भी दी थी, तो तेल कंपनियों से अपनी पीठ मजबूत करने के लिए कहा गया, इसलिए बाजार पर उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और अब चूंकि कच्चा तेल एक किस्म का, अगर आप ध्यान से चार्ट को देखें शुभम, तो कच्चा तेल एक किस्म का रिजिडनेस दिखा रहा है $85 से ऊपर के लेवल से, उससे नीचे नहीं जा रहा। $85 से लेकर $90 के बीच और उससे ऊपर के बीच में कच्चा तेल स्थिर हो गया, जो किसी भी स्थिति में भारतीय तेल कंपनियों के लिए तो मुश्किल का पैगाम ही है। उस स्थिति में जबकि रुपया 83, 54, 83, 55 के आसपास पहुंच गया, यानी रिकॉर्ड लो स्तर पर, कच्चा तेल $90 पर और रुपया 83 के पार, 84 के करीब, संकट की पूरी चुनौती भारत की तेल कंपनियों के लिए मौजूद है। चुनाव के दौरान वो कीमतें नहीं बढ़ा सकती, इसलिए उनको सारा घाटा बर्दाश्त करना होगा। लेकिन अगर ये कच्चे तेल की तेजी लंबी चलती है, यानी तेल सस्ता तो नहीं होना, $85 से नीचे नहीं आना है और रुपए में कमजोरी भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी, तो ये जो जोड़ी बन रही है, जो चुनौतीपूर्ण जोड़ी बन रही है, जून तक चुनाव के नतीजे आने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा दौर हर हाल में आपको जून जुलाई के बाद से आना दिखाई ही देगा, क्योंकि तेल कंपनियां इस स्थिति में इतने कमजोर ऊपर और इतने महंगे तेल को एक सीमा से अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने बजटों पर जब चर्चा की थी फरवरी में, तो बताया था कि केंद्र सरकार के बजट की क्या स्थिति है। जुलाई के बजट में केंद्र सरकार किसी भी स्थिति में तेल कंपनियों को और ज्यादा सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं होगी। अगर $100 के आसपास क्रूड आता है, तो एक अनुमान ऐसा है कि 60 बेसिस पॉइंट का रिटेल इन्फ्लेशन में असर पड़ेगा। रिटेल इन्फ्लेशन अगर 60 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है, ब्याज की दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। सर, अब रुपए को लेकर बात, रुपया लगातार निचला स्तर छू रहा है, इसको लेकर कैसा रुख बनता दिख रहा है? रुपया फिर उसी तरीके के तूफान में फंसा, और इस बार रुपए के लिए तूफान कई तरीके के। एक तो हमने हिस्सा आपको कच्चे तेल की कीमतों का बता दिया, क्योंकि कच्चा तेल आमतौर पर परोक्ष रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी, भारत के करंट अकाउंट बैलेंस पर भी असर करता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स में रिकॉर्ड मजबूती है, क्योंकि महंगाई की जो नई लहर आ रही है, उस हिसाब से अब दुनिया में ब्याज दरें कम होने की गुंजाइश तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत, ब्रेंट की कीमत ही $90 के आसपास है, WTI की कीमत $81-82 से ऊपर है, $83-84 के आसपास है अमेरिका का जो तेल है उसको देखते हुए। तो अब दुनिया के केंद्रीय बैंक भूल चुके हैं कि इस साल ब्याज दरों में कोई कमी की जा सकती है अगले 6-7 महीनों के आधार पर। अगर युद्ध ज़्यादा बड़ा होता है, भड़कता है, तो फिर क्या स्थिति बनेगी, इसका अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉलर इंडेक्स में रिकॉर्ड मजबूती दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बावजूद, डॉलर में मजबूती के बावजूद सोने में भी तेजी है, जो एक असंगत सी परिस्थिति है। इसलिए इनसिक्योरिटी दोनों तरफ से मजबूत है, यानी डॉलर की मजबूती है, पर डॉलर की मजबूती थोड़ी कृत्रिम है, हवाई है, क्योंकि उसके पीछे मनी सप्लाई है। सोने को सपोर्ट मिल रहा है दुनिया की करेंसी में गिरावट से, तो ये पूरी मजबूती दुनिया की करेंसी इसके लिए बड़ी चुनौती है। पिछले संस्करण में हमने आपसे संकेत भी दिया था कि अब निगाह इस पर रखनी होगी कि शेयर बाजारों से ज्यादा मुद्रा बाजार कैसे व्यवहार कर रहे हैं। और इसलिए देखिए, आज रुपए की कीमत रिकॉर्ड लो तक आ गई। नॉन डिलीवर फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि रुपया 83-56, 83-57 तक जा सकता। इस समय रिजर्व बैंक कितना भी दखल करे, रिजर्व बैंक ने दखल दिया है, लेकिन उसके बाद भी रुपए की जो गिरावट है क्रमशः वो रुकती नहीं दिखाई दे रही। रिजर्व बैंक कितना भी विदेशी मुद्रा भंडार डाले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रुपए के पक्ष में नहीं है, और इस गिरावट का असर आयातित महंगाई के तौर पर, तमाम चीज़ों की महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। रुपया अब कमजोरी के जो नए रिकॉर्ड बनाएगा, उसका असर आपको शेयर बाजार पर भी दिखेगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों के लिए ये चिंता की बात है। रुपए की कमजोरी, कच्चे तेल की महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी और युद्ध जैसे हालात कई जगह, ये पूरी की पूरी रेसिपी ऐसी है जिसमें विदेशी निवेशक अब बहुत सतर्क होकर निवेश करेंगे और जल्दी जल्दी बाजार से निकलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से वित्त वर्ष 23-24 में एक्सपोर्ट में 3% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान एक्सपोर्ट घटकर 437.06 अरब डॉलर दर्ज किया गया।
एक्सपोर्ट के साथ ही इंपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली। 23-24 के दौरान कुल आयात 677.24 अरब डॉलर रहा, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के 715.97 अरब डॉलर की तुलना में 5% से ज़्यादा कम है। टेस्ला ने दुनिया भर में अपने 10% कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की घोषणा की है। इससे टेस्ला के करीब 14,000 कर्मचारियों का रोजगार प्रभावित होगा। 2020 के बाद टेस्ला की बिक्री में पहली बार गिरावट आई। इस वजह से टेस्ला कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग की योजना बना रहा है। छटनी उसी का हिस्सा है। मार्च तिमाही में एप्पल आईफोन की बिक्री में दुनिया भर में करीब 10% की गिरावट आई है। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले सालाना हिसाब से 50 लाख कम आईफोन बेचे हैं। मार्केट ट्रैकर आईडीसी के मुताबिक ग्लोबल मोबाइल मार्केट बढ़कर 28.94 करोड़ हैंडसेट की बिक्री पर पहुंच गया है, जो कि एक साल के मुकाबले 7.5% से ज़्यादा 7.8% ज़्यादा है। मोबाइल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सैमसंग फिर से लीडर बन गया है। एप्पल दूसरे नंबर पर आ गया है। बजट फोकस ब्रांड ट्रांसन की बिक्री 85% बढ़ गई है। वोडाफोन आइडिया ने अगले 6 से 9 महीने में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि FPO के से जुटाए जाने वाले 18,000 करोड़ रुपए में से 5,720 करोड़ रुपए 5G सेवा शुरू करने पर खर्च किए जाएंगे। हालांकि वोडाफोन आइडिया की 5G सेवा पहले कुछ चुनिंदा इलाकों में शुरू होगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? एक्सपोर्ट के आंकड़ों को करीब से देखने की जरूरत है। एक्सपोर्ट के आंकड़ों में जो तेज गिरावट आई है उसका एक बड़ी वजह जो हाल के पिछले 6 महीनों में ट्रेड को लेकर, ग्लोबल ट्रेड को लेकर अनिश्चितता है, और ये आने वाले समय में भी बनी रह सकती है। एक्सपोर्टर्स से अगर आप बात करें तो उन्हें दिख रहा है कि एक तो ट्रेड रूट्स बंद हैं दोनों, इसके अलावा इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामानों की आवाजाही में बड़ा बदलाव हुआ है। एक चीज़ जो हम आपको इससे पहले अपने किसी इकोनॉमिक में बता भी चुके हैं कि पिछले एक साल के अंदर दुनिया में 1-2 साल के अंदर दुनिया में ट्रेड का पूरा स्वरूप भी बदला है। दुनिया के बड़े बाजारों ने अपने आसपास के देशों से आपूर्ति करना शुरू कर दिया है, और इसकी भी एक वजह है कि ट्रेड का और एक्सपोर्ट की चुनौतियां आने वाले 6 महीने में थोड़ी और ज़्यादा बढ़ेंगी, खासतौर पर उस स्थिति में जब हम गल्फ़ के क्षेत्र में युद्ध देख रहे हैं। इन आंकड़ों में इंपोर्ट में भी कमी दिखाई दी है, जो कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण है, क्योंकि जब पिछले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई थी तो वैल्यू टर्म में इंपोर्ट में कमी आई है। लेकिन अब हम कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी और रुपए में कमजोरी के कारण आने वाली तिमाही में भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े में थोड़ा बदलाव देखेंगे। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगला संस्करण परसों आएगा। कल रामनवमी की छुट्टी की वजह से मनी सेंट्रल नहीं होगा। अगले मनी सेंट्रल में करते हैं मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप